आज़ादी के 80 साल पूरे हुए। पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है, लेकिन इन दोनों के दरमियान अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस आज किया जाए कि दोनों आज अक़वाम आलम में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो ये पता लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ज़ाहिरी सी बात है, आबादी के तनासुब के हिसाब से हिंदुस्तान दुनिया की पहली या दूसरी बड़ी आबादी है और पाकिस्तान 7वीं या 8वीं बड़ी आबादी है। तो मवाजना तो नहीं बनता तनासुब के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम चूँकि एक मिजाज से आदी कौम है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम दुनिया में हिंदुस्तान के मुकाबले में कहाँ खड़े होते हैं। तो ये एक छोटी सी कंपैरेटिव एनालिसिस स्टडी है जिसको मैं आपके आगे पेश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना, आप देख रहे हैं जेपी डिजिटल व्लॉग। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो ये बात समझ में आती है कि 80 साल बाद हिंदुस्तान ने बेशुमार फील्ड्स में बहुत तरक्की की है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपने दिफा के अंदर, अपने डिफेंस के अंदर, क्योंकि फ्रॉम डे वन हिंदुस्तान ने हमारे वजूद को एक्सेप्ट नहीं किया। आप देख लें, 48 में कश्मीर की जंग, 65 में जंग, 71 में जंग, 99 में जंग, सन 2009 में आपको पता है बम्बई अटैक के बाद पूरा एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था। उसके बाद सन 2016 में उड़ी के अटैक के बाद एक स्टैंड ऑफ हुआ। उसके बाद सन 2019 में पुलवामा के अटैक के बाद एक पूरा स्टैंड ऑफ हुआ। फिर उसके बाद 2025 के अंदर आपको पता है हिंदुस्तान ने दोबारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के एक पूरी जंग का आगाज़ किया, जिसके अंदर पाकिस्तान को फतह नसीब हुई और पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर हिंदुस्तान को मुँह की खाना पड़ी। ये सारी बातें तो रह गई एक तरफ। आज कंपैरेटिव एनालिसिस का टाइम है। हम बात करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ग्लोबल इंडेक्स की, नहीं ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं कि इस वक्त दुनिया में ज़्यादा रेलिवेंट कौन है। मैं मानता हूँ हिंदुस्तान ने आईटी सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, इवन स्पेस सेक्टर हो, स्पेस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में हिंदुस्तान ने बहुत मार्वलस किस्म की अचीवमेंट हासिल की और इसके अंदर हमें को एक्सेप्ट करने में कोई बुरा नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन भी अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको प्रेज़ करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ हेट्रेड अरूज पे है, हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग अरूज पे है, हिंदुस्तान में फासिस्ट रजीम बैठी हुई है इस वक्त जो हिंदुओं के अलावा तमाम अक़वाम को सेकंड क्लास सिटीज़न समझते हैं। और हिंदुस्तान में इस वक्त अगर आप देखें जो एक्सट्रीम माइंडसेट है वो परवान चढ़ रहा है। हिंदुस्तान की सोसाइटी घुटन का शिकार है। हिंदुस्तान में मुसलमान हों, दलित हों, क्रिश्चियंस हों, सिख हों, जैन हों, पारसी हों, सब अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। ये किस तरह की जमहूरियत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान, जिसके अंदर जमहूरियत कभी फल फूल ही नहीं सकी, हमेशा लूली लंगड़ी जमहूरियत हमारे सामने रही। लेकिन जो बात समझने की है, पाकिस्तान ग्लोबल इंडेक्स की अगर आप बात करें तो चंद ऐसे मुल्कों में आता है जहाँ पे खुश रहने वाले लोगों की तादाद, हैप्पी रहने वाले लोगों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। शायद हमने हालात के साथ जीना सीख लिया। दूसरी जानिब हिंदुस्तान की सोसाइटी ज़ात पात में बटी हुई है, रंगो नस्ल में बटी हुई है। उधर का मिजाज, उधर का अफकार, उधर की सोच, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हिंदुस्तान के अंदर आम इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। वहाँ पर गौ रक्षक आते हैं, गाय की ज़िंदगी बचा लेते हैं, एक इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं। ये है आज के हिंदुस्तान का सच, ये है भारत का मकरू चेहरा, ये भारत का सयाह चेहरा। मैं इधर पाकिस्तान की भी जो हमारी कमज़ोरियाँ उनको भी सामने रखूँगा, लेकिन साथ साथ ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, चाहे यहाँ पे जमहूरियत उस तरह से फल फूल नहीं सकी, लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पे आज भी इंसानी हमदर्दी, इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग, फिलैंथ्रोपी करने वाले लोग, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो अब्दुल सत्तार ईदी जैसा हिंदुस्तान एक नहीं दिखा सकता। अगर हम बात करें कि स्पेस की बारे में बात करें और जो स्पेस रिसर्च है या आप कह लें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, उसके अंदर इसरो ने बेहतरीन काम किया। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान ने मार्स तक मिशन भेजे हैं। बेशक वो फेल हुए, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग देयर बेस्ट और इसके ऊपर हम यकीनन उनकी अचीवमेंट से हमें सीखने की ज़रूरत है। हालांकि खला में पाकिस्तान पहले पहुंचा था, स्पेस में पाकिस्तान पहले पहुंचा था। रैबर 1 हमारा पहला रॉकेट था जो कि हमने हिंदुस्तान से पहले लॉन्च किया। स्पार्को की बुनियाद हमने हिंदुस्तान से पहले रखी। इवन जो हमारा सैटेलाइट था जो 1991 में बदर 1 गया था, वो बाद में ऑर्बिट से निकल गया था और पता नहीं अब वो कहाँ गया, कहाँ घूम रहा है, अल्लाह जाने। लेकिन पाकिस्तान ने अपने फुटप्रिंट पहले रखे थे स्पेस के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त लेटेस्ट टाइम में अगर देखें तो हिंदुस्तान अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में मार्वलस अचीवमेंट्स हासिल कर रहा है। दूसरी जानिब आते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। पाकिस्तान के अंदर हाईवेज, मोटरवेज और जितने भी दीगर कनेक्टिविटी है ये शायद हिंदुस्तान से बेहतर है। हमारा जो रोड नेटवर्क है वो हिंदुस्तान से बेहतर है। लेकिन दूसरी जानिब अगर रेलवे सेक्टर की बात की जाए तो हिंदुस्तान इस वक्त 22nd सेंचुरी में जी रहा है और हम अभी तक 18th सेंचुरी की रेलवे को ड्रैग कर रहे हैं।
यहाँ पे हिंदुस्तान की अचीवमेंट नज़र आती है, हिंदुस्तान की आप कह लें इंडिजिनाइजेशन नज़र आती है। वो लोकल असेंबलिंग यूनिट ला रहे हैं, वो हाइड्रोजन ट्रेन ला रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन अगले साल चलाने जा रहे हैं, और हम अभी तक डीजल इलेक्ट्रिक को ट्रेन को डी रेल होने से, डी ट्रैक होने से बचाने के चक्कर में अभी तक पड़े में, और हमारी जो ट्रेन है उनका इतना बुरा हाल है कि अल अमान अल हफीज। अब एक और सेक्टर की तरफ है, डिफेंस सेक्टर की तरफ है। हिंदुस्तान ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत पे करेंगे काम और हम हर चीज़ हिंदुस्तान में बनाएंगे। इन्होंने T-72 टैंक्स बनाए जिनको इन्होंने अर्जुन का नाम दे दिया। उसी की बेस पे पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके MBT 2000 बनाए जिनको पाकिस्तान ने अल खालिद का नाम दे दिया। T-56 और T-57 के पाकिस्तानी वेरिएंट बनाए जिनका नाम अल ज़रार रख दिया। ठीक है, दोनों मुल्कों ने ये कोलैबोरेशन करके बनाए और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में आ जाए तो हिंदुस्तान जिस ब्राह्मोस के ऊपर छलांगे मारता है वो बेसिकली रशियन टेक्नोलॉजी, जिसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हिंदुस्तान भेजा गया, लेकिन स्टिल हिंदुस्तान के साइंसदानों ने उसमें काम किया और इसमें हम हिंदुस्तान को एक अच्छे लेवल का मुल्क समझते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी देखें तो हमारे पास गौरी हैं, अबाबील हैं, शाहीन हैं, रात हैं, बाबर हैं, क्रूज़ मिसाइल हैं, हमारे पास एक पूरी सीरीज़ है। तीसरी जानिब हिंदुस्तान को देखें तो उनके पास अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, इस तरह के कई उनके पास मिसाइल सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम है जिसमें बैलिस्टिक भी हैं और उसके अलावा क्रूज़ मिसाइल भी हैं। अब एक और कंपैरेटिव एनालिसिस स्टडी करते हैं आर्मीज़ की। हिंदुस्तान की आर्मी दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी है, पाकिस्तान की 7वीं बड़ी आर्मी। ऑब्वियसली जो उनका मुल्क है उनका साइज़ ही इतना बड़ा है कि उसकी वजह से उनको आर्मी भी बड़ी रखनी पड़ी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में आप कह लें क्वालिटी ऑफ वर्क में पाकिस्तान की आर्मी पूरी दुनिया में नज़र आती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल दुनिया में होने वाली जो एक पूरी एक एक्सरसाइज होती है इंग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी हर दफ़ा पहले नंबर पे आती है। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि प्रोफेशनलिज्म में पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है और इसमें कोई शक नहीं है कि ठीक है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जितनी बार भी कॉम्बैट कन्फ्लिक्ट हुए हैं इसमें हिंदुस्तान ने एक दफ़ा बिल्कुल पाकिस्तान को आउटब्रेक किया, जिसके अंदर बांग्लादेश वॉर के अंदर हमारा मुल्क टूटा। अभी इंडिजिनाइजेशन की बात हो रही तो हिंदुस्तान ने कहा जी कि हमने एक बनाया है जहाज़ तेजस, जिसको हिंदुस्तान ने कहा जी स्वदेशी विमान है, ये हमारा अपना जहाज़ है, इसमें हमने हर चीज़ अपनी लगाई है। लेकिन कुछ दिन पहले मैं एक एयर वाइस मार्शल से गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान का जो तेजस है उसके अंदर इंजन अमेरिकन लगा हुआ है, एवियोनिक्स यूरोप के लगे हुए हैं, इवन जो उसकी जो सीट है, जो आप कह लें इजेक्शन सीट है, फ्लाइट इजेक्शन सीट है जो अंदर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगी होती है, वो मार्टिन बेकर की इंग्लैंड की बनी हुई लगी हुई। तो ये पूरा जहाज़ समझ लें हिंदुस्तान ने सिर्फ ऊपर का जो आप कह लें एल्यूमिनियम या जो भी उसका एक मटेरियल है वो शायद हिंदुस्तान में बना या डिज़ाइन हिंदुस्तान में बना, बाकी सारा जहाज़ बाहर का है। लेकिन पाकिस्तान का JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का उसके ऊपर पूरा यकीन है, और वो जहाज़ बुनियानुल मरसूस के दौरान हिंदुस्तान में दाखिल हो, वो पाकिस्तान ने पाक चाइना ताल्लुकात के ज़रिए बनाया। इस जहाज़ के अंदर मैं मानता हूँ जो इंजन है वो रशियन है, लेकिन साथ साथ ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस जहाज़ की करीबन 52% कंपोनेंट पाकिस्तान में बनते, 48% चाइना में बनते। सो इन चीज़ों का मैं आपको कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता लगे कि पाकिस्तान और इंडिया स्टैंड का करते हैं। अब बात है जियोपॉलिटिकल लेवल, इंटरनेशनल रिलेशंस और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लेवल पे, तो हिंदुस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिंदुस्तान के अंदर लेजिस्लेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी आप समझ के चलिए कि हिंदुस्तान की जो बहुत दूर दूर की रियासतें जिसमें चिकन नेक आती है, उड़ीसा आती है, आसाम आती है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ आती है और दीगर इन जगहों पे अलहदगी की तहरीकें बहुत ज़ोरों शोर से चल रही हैं। हिंदुस्तान के पंजाब के अंदर खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कश्मीर के अंदर एक अलहदा तहरीक चल रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हुए हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर BLA और BLF को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म के नैरेटिव को परवान चढ़ाता है। हालांकि ये तहरीकें जो हैं ये वहाँ के लोग नहीं चला रहे। ये मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ कि BLA BLF इवन इनके जो झंडे हैं वो भी रॉ ने तरतीब देके भेजे, इनके अपने झंडे नहीं है, इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है। अगर बलोचिस्तान आप पूरा देखें तो बलोचिस्तान में जो बलोच बेल्ट है वो शायद 10% से भी ज़्यादा नहीं है। सारा बलोचिस्तान मोस्टली पश्तून रीजन और जो पश्तून है वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, इवन जो बलोच हैं वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। अगर हम बुगटीज़ को देखें, अगर हम मरीज़ को देखें और हम दीगर ट्राइब्स देखें तो वो ज़्यादातर पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आते हैं। चंद एक सरदारों की वजह से हम पूरी स्टेट को एंटी स्टेट नहीं समझ सकते। तीसरी जानिब अगर पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो बलूचिस्तान में शायद छोटी छोटी शोरिश की बगावतों के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई शोरिश की बगावत बपा नहीं होती। ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के अंदर
पनपने वाली बनिए की सोच हिंदुस्तान के अंदर 16 अलहदगी की तहरीकें चला रही, जिनमें से मैंने आपको कई के नाम बताए। और हिंदुस्तान वनरेबल है अपनी रियासत के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कई कौमें, कई एथनिसिटीज़, कई ऐसे लोग रहते हैं जिनका जो भारत का मरकज़ है दिल्ली, उससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। इसके अंदर मैं चिकन नेक का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। ये वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जिनके बारे में हिंदुस्तान कहता है कि इनकी वजह से हमने बांग्लादेश को डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन अगर ये कट गई तो बांग्लादेश का तो साइज बढ़ ही जाएगा, साथ साथ हिंदुस्तान का जो ख्वाब है कि वो जो कहता है अखंड भारत का, वो भी टूट जाएगा। और अब इससे आगे आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देखते हैं कि वो जहाज से उतरते हैं तो एक वज़ीर आज़म को जब भी, जहाज से उतरते हैं तो अगले को भी जब भी, इसको भी जब। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है, क्योंकि सारी ज़िंदगी चाय बेची है, तो ज़हनी तौर पर तो तरक्की की नहीं, तो समाजी तौर पे वैसे ही वहाँ पे तरक्की नहीं है। गुर्बत के इंडेक्स में भारत दुनिया में टॉप 10 में आता है, और अभी भारत कहता है कि जी हम दुनिया में एक नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की जो बॉलीवुड है, जो टॉलीवुड है और दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उनकी तामिल फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में जो इंडिया का नैरेटिव है उसको पॉजिटिव करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अंदर दूसरी जानिब हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज़बूहाली का शिकार है। हालांकि हम फिल्म सिटी के लिए अरबों रुपए के बजट का ऐलान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर शायद फिल्म बनाने वाला जो फिनोमेना है उसी को दबा दिया गया। उसके पीछे रीज़न कई हो सकती हैं, उसके अंदर अखलाकी, मजहबी, समाजी, सकाफती कई चीज़ों के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपने कल्चर को फिल्टर करके इनकलकेट किया है थ्रू डिफरेंट डायमेंशंस और थ्रू डिफरेंट चैनल्स, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की बहुत हद तक कमी है। और लास्ट में मैं बात करूंगा इंटरनेशनल लेवल की। इंटरनेशनल लेवल की स्टेज पर अगर देखें तो आज पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आज पाकिस्तान की सियासी क़यादत, सियासी बसीरत, पूरी दुनिया जिस जंग से घबराई हुई है उसके अंदर अगर सालसी का कोई किरदार अदा कर रहा है, अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड ज़्यादा रेलिवेंट समझा जाता है, अगर जेडी वेंस ये समझता है कि उसका पाकिस्तान आना बहुत ज़रूरी है, द रीज़न इज़ जस्ट वन, वी आर द बेस्ट निगोशिएटर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान इसमें कहीं खड़ा नहीं नजर आता। इंटरनेशनल लेवल पे भारत को सुबकी का सामना है, वो चाहे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हो, वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने नाम दिया था उसके अंदर उनका दफ़ा दूर होना हो। तो ये सारी चीज़ें, ये एक छोटी सी स्टडी मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसमें शायद हिंदुस्तान की ऑडियंस को लगे कि मैं बायस हो रहा हूँ। मैं बायस बिल्कुल नहीं हो रहा। मैंने आपकी अचीवमेंट्स को सर आंखों पे रखा और मैं माना है कि हिंदुस्तान ने कई चीज़ों में बहुत ट्रेमेंडस अचीवमेंट किए। लेकिन ये बात भी सच है कि आपके मुल्क के अंदर एक ख़ास किस्म की सोच कार फरमाए। उस सोच को अगर आप दबाएंगे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे। और एक बात याद रखिए, आप लोग जितना ज़्यादा तहरीकों को दबाएंगे वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होंगे। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर एक छोटे छोटे बगावती ग्रुप हैं, तो वो रॉ की फंडिंग से चल रहे हैं, जिसको हमने इस तरह साबित कर दिया कि जब हमने कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया था और उसका सारा नेक्सस निकला था कि वो चारबाग से यहाँ पे आया, ताजिर के रूप में आया, ट्रेडर के रूप में आया, और उसके बाद जब उसे पकड़ा गया तो उसने सारी चीज़ों को मान लिया और वो एक्स नेवी एजेंट भी निकला। तो ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों में शोरिश बपा करके ये समझता है कि वो अक्लमंद है, लेकिन हिंदुस्तान को होश के नाखून लेना चाहिए। जिस बांग्लादेश को आपने ये सोच के तोड़ा था कि वो बांग्लादेश आपकी साइड पर खड़ा होगा, विद इन ड्यू पैसेज ऑफ टाइम, सिर्फ 50 सालों के अंदर हिंदुस्तान के बांग्लादेश की हालत ये है कि हिंदुस्तान नवाज औरत अगरतला साजिश केस के प्राइम विक्टर्स की बेटी, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद, भाग के वापस अगरतला की और अपने भारतीय नवाज आकाओं की गोद में बैठ गई। और इस वक्त बांग्लादेश के अंदर एक नैरेटिव है जो कहता है हमें JF-17 थंडर चाहिए, हमें पाकिस्तान से पूरी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। वो अपनी ढाका की जो मिलिट्री एकेडमी है उसके अंदर काकूल एकेडमी के कॉन्टिजेंट को बुलाते हैं और उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर का खिताब देते हैं। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज, एंड द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड इज रिटन एंड एसोसिएटेड विद द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।